स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट। और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इस प्रश्न को अच्छे से करेंगे, देखेंगे। इसमें आपके दोनों सेट रहेंगे, हिंदी प्लस रीजनिंग, हिंदी प्लस जीएस। पहले जीएस का पोर्शन मैं आप लोगों को कराऊंगा, फिर हिंदी का पोर्शन आप लोग करेंगे। और स्टूडेंट आपको इस पेपर में 2 घंटे मिलते हैं, मगर हमारा टाइम जीएस और हिंदी का जो रहेगा वो कम से कम 40 मिनट का रहेगा और स्टूडेंट, ठीक है। जिसमें कि आपको 150 प्रश्न 300 मार्क्स होते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, मगर हम आपको सिर्फ 40 या 45 मिनट देंगे। और ऑल स्टैंड पहले आप खुद सोचेंगे क्वेश्चन, फिर उसका आंसर लगाएंगे, ठीक है। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, ठीक है। और स्टैंड सभी रेडी है ना। और स्टैंड जो आपको समय मिलेगा 2 से 3 मिनट, शुरू का 2 मिनट, उसमें आप अपने दोस्तों को वीडियो शेयर किया करें। शेयर करो, खूब शेयर करो। और स्टैंड करिए, शेयर करिए, खूब शेयर करिए वीडियो को। तो स्टूडेंट वीडियो शेयर करते रहें और सभी को भेज दे वीडियो, क्योंकि आपके सहारे अगर किसी का भला हो रहा है तो उसमें बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट। क्योंकि अगर वो लग गया कभी भी किसी भी जॉब पर, तो आपको याद जरूर करेगा कि मैंने वो वाला प्रैक्टिस सेट लगाया, तो वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हम मिल गए देखने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो सभी को शेयर कर दे वीडियो को। चलिए शुरुआत करते हैं आज का जीएस का पहला प्रश्न। और स्टूडेंट पहले जीएस के हम पहले प्रश्न देखेंगे, देखिए। चलिए और स्टूडेंट हमारे जीएस का पहला प्रश्न क्या कहता है, आप लोग सभी के सामने सामान्य ज्ञान। और हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है स्टूडेंट, देखिए। हमारा पहला प्रश्न है ऑल स्टूडेंट कि 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया। तो 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया था। तो ऑल स्टूडेंट आपके सामने 4 ऑप्शन है: मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो बताएंगे पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप अच्छे जानते हैं कि आपने आंसर दे दिया होगा, कमेंट करिए स्टूडेंट वीडियो में। चलिए तो आपके पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट बाल गंगाधर तिलक, ठीक है स्टूडेंट। तो पहले क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। तो 1897 क्रांति के बाद 1897 में बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के बाद एक नया मोड़ आया था। किसके बाद? बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के बाद एक नया मोड़ आया था, ठीक है। और स्टूडेंट ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश। तो लगाइए आंसर स्टूडेंट, करिए कमेंट। तो और स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा कि हमारा जो सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करने वाली है सीमा, वह है उत्तर प्रदेश की सीमा। कौन सी है? उत्तर प्रदेश। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक 9 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। इस राज्य से राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य के साथ ही नेपाल देश की सीमा मिलती है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर आपको मैंने अभी बता रहा हूँ, आप लाइव हैं, तो इसके बाद ये वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, वहाँ पे एक बार और सुन सकते हैं कि कौन कौन से वो 9 हैं सीएम जी से आपको उत्तर प्रदेश सीमा राज्य से स्पर्श करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न। भारतीय संविधान की आत्मा तथा चेतना किस भाग को कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा तथा चेतना किस भाग को कहा जाता है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर तीसरा है। भाग 3 व 4, भाग 5 और 6, भाग 6 और 7 और 8, भाग 9 और 10। तो स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान की आत्मा व चेतना भाग 3 व 4 को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? हंटर आयोग, कम्युनल अबोर्ड, या मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र, या रोलैक्ट एक्ट। तो स्टूडेंट गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? क्वेश्चन नंबर 4 है। और स्टूडेंट तो गांधी जी ने जो कहा था काला कानून, आप लोगों ने आंसर बता दिया होगा, बताइए स्टूडेंट कमेंट में। तो इसका आंसर हो जाएगा रोलैक्ट एक्ट। कौन सा हो जाएगा? रोलैक्ट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा स्टूडेंट? कैनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब बैंक ऑफ बड़ौदा। तो स्टूडेंट इसमें से एक आंसर होगा और आप लोग बताएंगे कि कौन सा हो सकता है। तो सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक किसे कहा जाता है स्टूडेंट, ये पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। कौन सा हो जाएगा? भारतीय स्टेट बैंक, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे।
दिल्ली की सुप्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? वेरी मोस्ट क्वेश्चन हो स्टूडेंट, कई बार एग्जाम आ गया है। आप लोग इसका आंसर देखते ही बता देंगे कि दिल्ली की सुप्रसिद्ध या सप्रसिद्ध यानी प्रसिद्ध यानी कि दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं, शाहजहां, अकबर, इब्राहिम लोदी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बता सकते हैं। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी आंसर। वेरी गुड, बहुत बच्चों का सही है। नेक्स्ट, शाहजहां। क्या हो जाएगा? शाहजहां। तो दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने 1656 ईस्वी में कराया था। कब कराया था? 1656 ईस्वी में कराया था स्टूडेंट, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और पुरानी दिल्ली में स्थित यह मस्जिद लाल और संगमरमर के पत्थर से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है और स्टूडेंट ये भी बात ध्यान रखनी है। और 1656 में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, तो आपको जो बेसिक जानकारी मैं बता देता हूँ, आप लोग सुनते रहा करो। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 86। तो स्टूडेंट आप लोग कमेंट करते रहें और बताते रहें कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसका आंसर आप लोगों ने बहुत बच्चों ने बता दिया है कि अनुच्छेद 74। ठीक है स्टूडेंट, तो संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला स्वास्थ्य मंत्री कौन थी। ऑप्शन है राजकुमारी अमृता कौर, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएंगे और स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा और स्टूडेंट राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर थी। अगर जिन बच्चों को नहीं पता होगा वो सुचेता कृपलानी भी लगा देंगे, सरोजिनी नायडू भी लगा देंगे और स्टूडेंट ध्यान सर ये जरूर, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया ए ऑप्शन। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति का कौन सा काल स्वर्ण युग था? भारतीय संस्कृति का कौन सा काल स्वर्ण युग था? तो क्वेश्चन नंबर 9 है और बताइए इसका आंसर। मौर्य काल, चोल काल, राजपूत काल या गुप्त काल? तो भारतीय संस्कृति का कौन सा काल स्वर्ण युग था? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आप लोगों ने बताया, बहुत से बच्चों ने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आंसर बताते रहें। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुप्त काल। कौन सा हो जाएगा? गुप्त काल को स्वर्ण युग काल के नाम से भी जानते हैं भारतीय संस्कृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारतीय रेल ने अपने अंडर रोड, यहाँ पे आपको बताना है खालिस्तान है, जोन में बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की थी। तो स्टूडेंट भारतीय रेल ने अपने किस जोन में बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की है? तो क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट, और आप लोग अच्छे से बता सकते हैं कि कौन सा जोन है वो। तो दक्षिणी रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे और या दक्षिण पूर्व रेलवे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? और स्टूडेंट सोचिए, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी रेलवे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, क्लोरोफार्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरोफार्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रस पेंटोक्साइड। ठीक है स्टूडेंट, तो बताना है कि कौन सा आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। तो क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है, नाइट्रोजन पेंटोक्साइड। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर डी आंसर सही है क्वेश्चन नंबर 11 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहते हैं? वेरी मोस्ट क्वेश्चन हो स्टूडेंट, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है और आप लोग अच्छे से आंसर बताएंगे। बताइए इसका आंसर कि तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? चलिए बताइए इसका आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, ऐसे कमेंट करते रहें और स्टूडेंट, बढ़िया, गजब, आप ऐसे ही कमेंट करें। चलिए इसका आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 13, 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो आप लोगों को बताना है कि 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था।
1962, 1963, 1964, 1965। तो और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो सकता है, तो आप बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1965, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। पानीपत यानी पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है? IOCL, HPCL, BPCL, ONGC। तो स्टूडेंट बताना है पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है। तो स्टूडेंट आपने आंसर बताया, वेरी गुड। ऐसे ही कमेंट करते रहे स्टूडेंट सभी, पीछे मत हटा करो स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग यहाँ बने रहेंगे तो मेरा भी हौसला बना रहेगा। आप लोग ऐसे ही कमेंट करें, अच्छे से कमेंट करें, ठीक है। और पूरी वीडियो को देख कर जाएं और अपने आंसरों को सही से चेक करें कि हमारा आंसर सही है जा रहा है कि गलत जा रहे हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। वेरी गुड, आप लोग सभी लोग ऐसे ही मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, और ये क्वेश्चन आप सभी बता देंगे। कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया गया? ठीक है स्टूडेंट, इन्होंने पूछा है कि कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया गया था। ठीक है, वेरी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया गया है कि कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 30 जनवरी 2019 को कुष्ठ रोधी दिवस मनाया गया। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट अगले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे आबादी वाला राज्य कौन सा है स्टूडेंट? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी आंसर, उत्तर प्रदेश। वेरी गुड, आप लोगों का आंसर बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट, भारतीय संसद के संदर्भ में विषम का पता लगाइए। विषम होता है अलग, तो भारतीय संसद के संबंध में कौन सा अलग है? बजट सत्र, ग्रीष्म पत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट क्या हो सकता है बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीष्म पत्र। ठीक है, ये अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल कितनी संख्या चुनी गई? तो यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर की कुल स्थलों की कुल कितनी संख्या चुनी गई? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। 25, 7, 37, 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, यूनेस्को द्वारा जो चुनी गई विश्व धरोहर की मात्रा वो कितनी चुनी गई थी? तो ध्यान रखना हो स्टूडेंट, 37 चुनी गई थी। कितनी चुनी गई थी? 37। ठीक है, तो यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर की स्थलों की सूची की संख्या 37 चुनी गई और यूनेस्को विश्व स्तर के प्रमुख स्थलों को विश्व धरोहर के रूप में घोषित करती है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? रेडियम, एक्सरे, बारूद, सौर प्रणाली। तो क्वेश्चन नंबर 19 का क्या आंसर होगा स्टूडेंट, तो बताना है। तो अल्फ्रेड नोबल ने आविष्कार किया था क्वेश्चन, आपका आंसर बिल्कुल वेरी 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 गुड। ऐसे ही आंसर देते रहे स्टूडेंट। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बारूद। किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबल ने बारूद का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? मंगल, बृहस्पति, अरुण को बोलते हैं यूरेनस ग्रह, शनि ग्रह। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आप लोग सभी जानते हैं अच्छे से, क्या हो सकता है बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति ग्रह। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है पृथ्वी के आकार की तुलना में। ठीक है, नेक्स्ट, टाइम मैगजीन ने निम्नलिखित टाइम पर्सनल ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये करंट अफेयर क्वेश्चन आ गया 2021 का क्वेश्चन। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि टाइम मैगजीन ने निम्नलिखित किस टाइम पर्सनल ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एलन मस्क, अनिल अंबानी, उदय कोटक या राहुल सचदेवा। तो इसका आंसर हो जाएगा एलन मस्क, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, 3 तलाक देने वाले पति को अधिकतम कितने साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया बच्चों और ये बहुत बात चर्चा में रही है। तो 3 तलाक देने वाले पति को अधिकतम कितने साल की सजा और जुर्माना हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएंगे। 3 साल, 10 साल, 7 साल, 12 साल। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 3 साल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे और स्टैंड, किस देश ने 13 दिसंबर 2021 को पर्यावरण सुधार के सिलसिले में संयुक्त राष्ट्र परिषद UNCSC में प्रस्तुत संकल्प के प्रस्ताव को खिलाफ मतदान किया था? नेपाल, चीन, भारत, जापान। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, बढ़िया बढ़िया, आपका आंसर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट,
तो थोड़ा सा और स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ, जो ये था कि 3 तलाक के बारे में। तो इस विधेयक पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर करने के साथ ही मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक अब कानून बन गया है। यह कानून देश में 19 सितंबर 2018 से लागू माना जाएगा। 19 सितंबर 2018 से लागू माना जाएगा उस टाइम, तो आपको ध्यान रखना है। इस बिल के तहत पति मौखिक, लिखित या किसी अन्य माध्यम से अगर एक बार में अपनी पत्नी को 3 तलाक देता है तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा। 3 तलाक देने वाले पति को अधिकतम 3 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना उस टाइम। तो यह जो कानून देश में आया था 19 सितंबर 2018 से लागू माना जाता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में इतना ही आपको जितनी जानकारी मुझे थी आपको मैंने बता दी है, मैं भूल गया था। ठीक है उस टाइम। तो देखेंगे नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। उत्तराखंड विधानसभा के किस पूर्व अध्यक्ष को और 8 बार के विधायक का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो उस टाइम ध्यान रखना है, उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व यानी कि किस पूर्व अध्यक्ष और 8 बार के विधायक का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है, तो इसका हो जाएगा त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा उस टाइम। नेक्स्ट, आईसीसी की तरफ से नवंबर 2021 माह का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द मंथ निम्न किस चीज़ से होगा? डेविड वार्नर, दाशुक सनाका और विराट कोहली या बाबर आजम? ठीक है, पाकिस्तान। ये सभी खिलाड़ी बताए कहाँ कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 25 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बताएंगे? तो क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन? ए ऑप्शन हो जाएगा कि डेविड वार्नर। नेक्स्ट आगे देखेंगे, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक निम्न में किसने 81 किलोग्राम भार जीता गया था? तो प्रदीप सिंह, अजय सिंह, विकास ठाकुर, रागाला, वेंकट राहुल। तो उस टाइम क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा अजय सिंह। क्या हो जाएगा? अजय सिंह। इन्होंने 21 किलो भार में एक पदक जीता था, स्वर्ण पदक, तो इन्हें पुरस्कार दिया गया था। ठीक है उस टाइम राष्ट्रमंडल खेल में। उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ? तो उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ? तो वर्ष 1999 में, वर्ष 2000 में, वर्ष 2001 में, वर्ष 2002 में। तो उस टाइम क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा वर्ष 2000 में। ठीक है, बी ऑप्शन। तो इसके लिए कहा जाता है और स्टूडेंट सुनिए कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 6 से 11 वर्ष एवं 11 से 14 वर्ष के सभी बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान जुलाई 2000 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? जुलाई 2000। 6 से 11 और 11 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान। ठीक है, तो ध्यान रखना हो स्टूडेंट। नेक्स्ट आगे देखेंगे, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 28। तो बताइए कहाँ का है? बुंदेलखंड का, अवध का, ब्रजभूमि का या इनमें से कोई नहीं? तो जो चरकुला लोक नृत्य है स्टूडेंट वो कहाँ का है? तो ये ब्रजभूमि का है। कहाँ का है? ब्रजभूमि का। तो चरकुला लोक नृत्य ब्रजभूमि का नृत्य है। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 28 का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इटावा, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर या गाजियाबाद? ठीक है स्टूडेंट, बताना आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट बताइए। वेरी गुड, कमेंट करिए, बहुत बढ़िया। ऐसे ही करते रहे सभी स्टूडेंट, सबके नाम पढ़ रहा हूँ मैं। वेरी गुड। देखिए इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। तो जनगणना 2011 के सर्वाधिक उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा था? गौतम बुद्ध नगर था। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो नित्यानंद स्वामी, रामनरेश यादव, टीएन सिंह और गोविंद बल्लभ पंत। तो उस टाइम जिस बच्चों को नहीं पता होगा तो इसका आंसर भी गलत कर लेगा। तो कौन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? क्वेश्चन बहुत मोस्ट ऑफ स्टैंड क्वेश्चन नंबर 30 कि कौन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नित्यानंद स्वामी। नित्यानंद स्वामी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। वह उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक थे। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ध्यान रखना है 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक थे। ठीक है, तो नित्यानंद स्वामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, बाकी जो मुख्यमंत्री हैं ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न,
उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ अवस्थित है? आगरा, लखनऊ, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। तो उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 31 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, बताएं क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा लखनऊ। कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, तो ध्यान रखना ऑस्ट्रेन, मोर, मछलियाँ, धनुष, तीर। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में ऑस्ट्रेन सभी ने आंसर दिया इसका। वेरी 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 गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे कमेंट करते रहो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो मोर क्या नहीं है? मोर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, निम्नलिखित में किस देश किस वर्ष 2027 तक अपने देश को पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है? किस देश ने वर्ष 2027 तक अपने देश को पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है? पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, रूस। तो क्वेश्चन नंबर 33, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने वर्ष 2027 तक अपने देश को पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त बनाने की घोषणा की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन 50 लाख लोग की आबादी में से 5 लाख लोग धूम्रपान करते हैं। प्रत्येक वर्ष 4500 लोगों की धूम्रपान की मौत होती है। न्यूजीलैंड ने 14 वर्ष या उससे कम उम्र में किसी भी व्यक्ति को 2027 से सिगरेट खरीदने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार द्वारा इस प्रतिबंध की शुरुआत वर्ष 2024 से की जाएगी। ठीक है उस टाइम, तो ध्यान रखना है न्यूजीलैंड। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस प्रोफेसर को विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखना उस टाइम, क्वेश्चन नंबर 34, मोहन सचदेवा, कोमल अग्रवाल, नीना गुप्ता, आरती अग्निहोत्री। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर हो जाएगा उस टाइम वो हो जाएगा सी ऑप्शन, नीना गुप्ता। क्या हो जाएगा? नीना गुप्ता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब निम्नलिखित किस भारतीय ने जीता? तो क्वेश्चन है पुराना करंट अफेयर क्वेश्चन आ गया, कोई नहीं, एक आध प्रश्न मिल जाता है उस टाइम। मैं भी चाहता हूँ कि नहीं मिले, मगर कोई दिक्कत नहीं है, एक आध प्रश्न तो कुछ नहीं हो रहा है। अभी आपको नया करंट भी कराऊंगा उस टाइम, अब आप बने रहे मेरे साथ। हरनाज कौर सिंधु, लारा दत्त, एडिना मेजा और जॉर्जिया विन ट्यूंजी। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा उस टाइम ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, हरनाज कौर सिंधु। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना, मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम शुरू की है? तो ये पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तराखंड। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। किसने की है? उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे और स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 37 हमारा कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का नया प्रमुख निम्नलिखित किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर ड्रेडोम अधनोम ग्रेवेशन, कैथरीन रशेल, डॉक्टर एनगोजी ओकोजा, इवाइला, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर हो जाएगा उस टाइम वो क्या हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैथरीन रशेल। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे हमारे जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न। एक प्रश्न और है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के बलरामपुर जिले में 8.0 करोड़ रुपए की सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को उद्घाटन किया है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, झारखंड। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ए ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट। तो ये थे हमारे जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब शुरू होते हैं स्टूडेंट आपके वेरी वेरी बेस्ट जो क्वेश्चन रहेंगे वो हिंदी के रहेंगे स्टूडेंट, तो देखना ना भूलें, अच्छे देखना स्टूडेंट आप लोगों को, क्योंकि बढ़िया से तैयारी करनी है, क्योंकि आप चाहते हैं कि हमारा इस बार सिलेक्शन होना ही है। तो जीएस के कुछ क्वेश्चन हमारे करंट के पिछले आ गए थे, उससे मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगले जो प्रैक्टिस साइड में वो बिल्कुल नहीं आएंगे, और हिंदी का प्रैक्टिस साइड में कोई भी ऐसा पिछला क्वेश्चन नहीं होता है, तो जीएस में मिल जाते हैं स्टूडेंट। तो मैं आगे को ध्यान रखूँगा उस चीज़ का। चलिए शुरू करते हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट। देखिए और स्टूडेंट, अब हम हिंदी शुरुआत करते हैं, और हिंदी में हम सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे। और आप इतना जानते हैं कि हिंदी के प्रश्न एक भी गलत नहीं जाना चाहिए आप लोगों का। बहुत आराम से आप लोग हिंदी के प्रश्नों को पढ़ेंगे और लगाएंगे अपने आंसर, ठीक है। इससे पहले हम लोग जीएस के क्वेश्चन लगा कर आए हैं, अब हम हिंदी के प्रश्न लगाएंगे जो किसी भी एग्ज़ाम में आने के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आप लोग ये ना समझे कि उत्तर प्रदेश पुलिस के ही बारे में बोला है तो उत्तर प्रदेश पुलिस में ही आएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि हिंदी के प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस में ही आते हैं, अदर एग्ज़ाम में भी आते हैं स्टूडेंट। तो बने रहिए मेरे साथ, शुरुआत करते हैं। 114 प्रश्न से 150 प्रश्न तक हम लगाएंगे। आप लोग मुझे बता के जाएंगे कि लास्ट तक आपके कितने प्रश्न हिंदी के सही हुए हैं, कितने प्रश्न आपके जीएस के सही हुए हैं, कमेंट में आप मुझे बताएंगे ज़रूर। और स्टूडेंट सभी प्रश्नों को एक साथ लगाना है, सभी बच्चों को दिखाना है कि हमारी कितनी तैयारी चल रही है।
तो चलिए शुरुआत करते हैं 114 प्रश्न से। तो द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? तो द्वित्व वर्ण उन्हें कहते हैं जब एक ही वर्ण एक से अधिक बार आ जाते हैं और आधे वर्ण भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना स्टूडेंट, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? तो 114 का आंसर क्या हो सकता है? कुत्ता है, वल्गा है। तो स्टैंड एक में व्या का पेट चिरा हुआ है, एक में बा का पेट नहीं चिरा हुआ है। कभी सोचो सेम ऑप्शन है, ऐसा नहीं है। और डी ऑप्शन है सच्चा है। तो स्टैंड 114 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा स्टैंड? आप लोग बताएं। सी ऑप्शन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने सही आंसर बताया। नेक्स्ट, अंगीठी का तत्सम होगा। तो अंगीठी का तत्सम होगा अग्निकर, अग्निष्टिका, अनिष्टिका, अग्निष्टिकी। तो आप लोगों को बताना है कि अंगीठी का तत्सम रूप क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 115 का जो आंसर होगा वो क्या होगा स्टूडेंट? तो बताएं, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 115, तो क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर हो जाएगा अग्निष्टिका। क्या हो जाएगा? अग्निष्टिका। नेक्स्ट, बी ऑप्शन। आगे देखेंगे, वानर का तत्सम रूप क्या है? तो वानर का तत्सम रूप क्या है? आवा। वानर का तद्भव रूप क्या पूछा है? वानर का तद्भव पूछा है स्टूडेंट। तो वानर का तद्भव रूप होगा आवा, वह, हाव या आव। तो वानर का तद्भव रूप क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 116 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो सकता है स्टूडेंट? जल्द से जल्द बताएं। तो हो जाएगा वानर का तद्भव होता है स्टूडेंट, क्या होता है? हाव होता है। क्या होता है? हाव। नेक्स्ट, गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? पावक, अव्योदय, मतैक्य, महर्षि। गुण संधि का उदाहरण बताना है। और स्टैंड की गुण संधि की पहचान आपको सभी को पता है, क्या होती है? और स्टैंड आप लोग सभी जानते हैं, छोटा है छोटा हो। ठीक है, और स्टैंड सभी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। और स्टैंड चलिए, क्वेश्चन नंबर 117 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी आंसर। क्या हो जाएगा? डी। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 117 का हो जाएगा डी आंसर, महर्षि। महा प्लस ऋषि, क्योंकि अर भी आता है स्टूडेंट, क्योंकि ये छोटा है, छोटा हो और अर, ये तीनों वर्ड गुण संधि की पहचान में आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किस शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनुचित, अनिच्छा, अनुगमन, अनुपम। क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कमेंट करिए, अच्छे से करिए कमेंट, बढ़िया तरीके से करिए कमेंट की। और वीडियो को लाइक कर देना स्टूडेंट, शेयर कर देना। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, उनसे भी कहना कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें, लाइक करें। ठीक है स्टूडेंट, तो इन्होंने पूछा है कि अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर 118, तो आप लोग जानते हैं कि जिसमें अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है वो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर हमारा सी हो जाएगा, अनुगमन। ठीक है, अनु का हुआ है, अन का नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आगे है, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। इसमें रेखांकित शब्द गरीब है, गरीबों, तो रेखांकित शब्द क्या है? संज्ञा है, आवश्यकता सूचक विशेषण है, क्रिया है या विशेषण है? तो गरीबों पर दया करनी चाहिए, क्वेश्चन नंबर 119 है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो गरीब एक संज्ञा होती है। क्या होती है? व्यक्ति होगा गरीब, तो वही एक संज्ञा बन जाएगी, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, विशेषण से भाववाचक बनने वाला, विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द है खेलता, नहाता, दौड़ता, शिष्टता। तो स्टैंड आपको बताना है कि विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द कौन सा होगा। विशेषण क्या होता है, भाववाचक संज्ञा क्या होती है, आप सभी जानते हैं। तो बताइए कमेंट में कि क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 120 का। तो हो जाएगा शिष्टता। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, शिष्टता। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन, यह, क्या, कुछ। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान करनी है ऑल स्टूडेंट सभी को कि कौन, यह, क्या, कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यह पुस्तक है, तो निश्चय है ऑल स्टूडेंट। नेक्स्ट, शायद वाक्य है, शायद वाक्य है, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छार्थ और विधानवाचक, शायद। तो क्वेश्चन नंबर 122 का क्या आंसर हो जाएगा स्टूडेंट बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर हो जाएगा संदेहवाचक, बी ऑप्शन और स्टूडेंट, बी।
इसका आंसर सभी बच्चे बताते हैं क्योंकि अच्छा आंसर था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 से 127 आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे समझेंगे। इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित अवतरणों को ध्यान में पढ़कर उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखो मैं अवतरण पढ़ना हूँ स्टार्ट में एक ही बार पढ़ूंगा, सारे आंसर जो भी बताऊंगा, ठीक है, बार बार मैं ऊपर नहीं आऊँगा, आप लोग ध्यान से पढ़ते रहें। कि यूरोपियन उपन्यास के विकास में पूंजीवादी अर्थतंत्र और मध्य वर्ग का योगदान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और अवसर इस अवधारणा को हिंदी उपन्यास के इतिहास पर भी चस्पा कर दिया जाता है, पर हिंदी क्षेत्र की परिस्थितियों को देखते हुए हिंदी उपन्यास के संबंध में इस सामान्यीकरण को संगत नहीं माना जा सकता। 1870 से 1900 यानी कि 1890 तक ईस्वी की अवधि में क्षेत्र में ना तो पूंजीवादी अर्थतंत्र का कोई वर्चस्व था और ना ही कोई मजबूत मध्यम वर्ग पैदा हुआ था। इस समय भारत ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चुंगल में तड़फड़ा रहा था और विदेशी पूंजीवादी उसका चौतरफा शोषण कर रहा था। इस विदेशी पूंजीवादी की भाषा अंग्रेजी थी। इस व्यवस्था के पोषक और सहायक के रूप में अंग्रेजी पढ़ा लिखा मध्य वर्ग मजबूत में आ रहा था, पर यह वह अधिकार हिंदी भाषी विशेष रूप से बांग्ला भाषी था। दरअसल हिंदी उपन्यास हिंदी भाषी जनता की राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति था। ऑप्शन से 5 प्रश्न बनेंगे हमारे, इसलिए हम थोड़ा पैराग्राफ बड़ा था, ठीक है, मैं यहाँ पढ़ूंगा और आप लोग सोचेंगे कि हमने ऊपर पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थतंत्र और मध्य वर्ग के साहित्य की किस विधा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया? भारतीय उपन्यास, यूरोपियन उपन्यास, हिंदी उपन्यास और बांग्ला उपन्यास। तो क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर आप लोगों ने पता कर लिया होगा कि क्वेश्चन नंबर 123 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूरोपियन उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ेंगे 124। हिंदी उपन्यास के संबंध में किस सामान्यीकरण को संगत नहीं माना जा सकता? हिंदी उपन्यास के विकास की पश्चिमी उपन्यास का प्रभाव, हिंदी उपन्यास के परंपरा की चली आती कथा और योगदान, हिंदी उपन्यास भारतीय जनता की राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है, हिंदी उपन्यास पूंजीवाद की देन है। तो क्वेश्चन नंबर 124 का जो आंसर हो जाएगा उस टाइम वो डी हो जाएगा कि हिंदी उपन्यास पूंजीवाद की देन है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 1870 से 19 यानी कि 1890 तक की ईस्वी की अवधि के हिंदी क्षेत्र में किस अर्थतंत्र का वजूद नहीं था? सामंतवादी अर्थतंत्र, जमींदारी अर्थतंत्र, पूंजीवादी और वाणिज्यिक अर्थतंत्र। तो उस टाइम इसका आंसर आप अच्छे से बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर 125 का, तो हो जाएगा सी आंसर, पूंजीवादी अर्थतंत्र। नेक्स्ट 1870 से 1890 की ईस्वी में अवधि में भारत किसके चुंगल का तड़फड़ा रहा था? ब्रिटिश राष्ट्रवाद, फ्रांसीसी उपनिवेशवाद और जर्मन उपनिवेशवाद। क्वेश्चन सही से करना उस टाइम, क्योंकि आपको पता है कि जो मैंने पैराग्राफ पढ़ा है उसी के थ्रू मैं आंसर कर रहा हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा उस टाइम। सोचिए आप भी और लगाइए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ब्रिटिश उपनिवेशवाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126 का हो जाएगा ए ऑप्शन। 127 देखेंगे, हिंदी उपन्यास किसकी राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति था? तो हिंदी उपन्यास किसकी राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति था? क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर हो जाएगा हिंदी भाषी, अंग्रेजी पढ़ा लिखी वर्ग या मध्य वर्ग या हिंदी भाषी जनता। तो क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर हो जाएगा डी आंसर, ठीक है, हिंदी भाषी जनता। मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली हुई थी? तो हिंदी, अरबी, फारसी, उर्दू। तो मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर हो जाएगा फारसी। किसे मिली हुई थी? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, यानी कि फारसी भाषा को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी में कौन सा कवि राम भक्त कवि नहीं है? अग्रदास, ईश्वरदास, नाभादास, सूरदास। तो हिंदी में कौन सा कवि ऐसा है जो राम भक्त कवि नहीं है? तो बताना उस टाइम कि कौन सा कवि ऐसा है जो राम भक्त कवि नहीं है। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ आंसर का, बताइए। तो बताना है राम भक्त कवि कौन सा नहीं है, बाकी सभी राम भक्त कवि हैं। तो क्वेश्चन नंबर 129 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूरदास। नेक्स्ट, मिश्र बंधुओं ने आदिकाल का क्या नाम रखा? तो मिश्र बंधुओं ने आदिकाल का क्या नाम रखा? वीरकाल, प्रारंभिक काल, सिद्धकाल या चरणकाल। तो वेरी मोस्ट स्टैंड क्वेश्चन नंबर 130, आप लोग इसका आंसर बताएंगे। तो इन्होंने रखा था प्रारंभिक काल। क्या रखा था? प्रारंभिक काल, वी ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सा शब्द क्रियादंत प्रत्ययों से बना होता है? तो स्टैंड क्रियादंत प्रत्यय किसमें जुड़ते हैं? पहले तो ये पता होना जरूरी है कि क्रिया के अंत में जो जुड़े होते हैं क्रियादंत प्रत्यय जुड़े होते हैं क्रिया के मूल रूप में, ठीक है। तो ध्यान रखना है, क्रिया के जो मूल रूप में जुड़े होते हैं प्रत्यय होते हैं, और उससे बना शब्द क्रियादंत शब्द कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखना है।
क्रिया के मूल रूप से जुड़े शब्द कृत प्रत्यय होते हैं और क्रिया जब उससे बना हुआ शब्द जो होता है वो क्या होता है, कृदंत होता है। तो दुधारू है, कृपालु है, रंगीला है और बिकाऊ है, इसमें से कौन सा कृदंत प्रत्यय है? तो स्टूडेंट ध्यान रखना है कि क्रिया के मूल रूप को ढूंढना है और क्रिया का मूल रूप में जो जुड़ेगा कृत प्रत्यय जुड़ेगा, उससे बना शब्द जो होगा वो कृदंत शब्द होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 131। तो आपको पता है क्रिया हमारे बिकाऊ है और वही हमारा क्या बन जाएगा, कृदंत प्रत्यय बन जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से पुस्तक क्या है? इनमें से पुस्तक क्या है? नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, इनमें से कोई नहीं। तो पुस्तक क्या है? नपुंसकलिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 132 का आंसर आप लोग सभी देंगे कमेंट में, बताइए। बहुत अच्छा उस्टन, ऐसे ऐसे करिए, कमेंट करिए और लाइक भी करिए वीडियो को और शेयर भी करिए उस्टन। तो क्वेश्चन नंबर 132 का आंसर हो जाएगा बी आंसर। क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 132 का जो बी आंसर होगा वो हो जाएगा स्त्रीलिंग। नेक्स्ट आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 133। सूर्य, अवकन, काढ़ा, विद्वान, व्यक्ति इत्यादि में भिन्न निम्न के भिन्न अर्थ हैं। तो बताएंगे सूर्य, अकवन, काढ़ा, विद्वान, व्यक्ति इत्यादि के भिन्न अर्थ हैं। तो ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 133 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, किसके हैं ये? अक्र के हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेरी गुड। जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की संख्या होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की संख्या होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो क्वेश्चन नंबर 134 का हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा अलंकार होता है? संध्या अलंकार होता है। कौन सा होता है? संध्या अलंकार। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? क्वेश्चन नंबर 135 का आंसर क्या हो जाएगा? वृक्ष, सौंदर्य, फुफेरा, बेकरी, वेकारी। तो ऑस्टन इसमें से विशेषण बताना है तो फुफेरा एक विशेषण है। तो जो हमारे विशेषता बताता है ऑस्टन, क्वेश्चन नंबर 135 जो आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 की ओर आते हैं। के लिए किस कारक का चिन्ह है? संप्रदान, आपादान, संबंध और कर्म। तो के लिए किस में आता है स्टूडेंट, बताइए। क्वेश्चन नंबर 136। अब बहुत इजी प्रश्न चल रहे हैं आपके लिए, तो आप बता सकते हैं संप्रदान। क्या हो सकता है? ये ऑप्शन हो जाएगा संप्रदान। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप ऐसे ही कमेंट करते रहें स्टूडेंट, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप किसी भी प्रश्न का आंसर देते हैं, तो कमेंट जरूर किया करें। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 क्या कह रहा है स्टूडेंट? रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद होते हैं। तो रचना की दृष्टि से क्वेश्चन ये यूपी में कई बार पूछ लिया गया है कि रचना की दृष्टि से क्रिया कितने भेद होते हैं स्टूडेंट? 2 भेद होते हैं और आप अच्छे जानते हैं, आक्रामक क्रिया और साकर्मक क्रिया। नेक्स्ट आगे देखेंगे। किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला। तो किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला वर्णन होता है दत्त, दित, निरापद, निष्पक्ष और तटस्थ। तो किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 138 का हो जाएगा तटस्थ। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 139। सुल्ताना शब्द का विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो सुल्ताना शब्द का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? मिटाना, निपटाना, पलटाना या उलझाना। तो सुल्ताना। तो क्वेश्चन नंबर 139 का आंसर आप लोग सभी बता सकते हैं। तो देख तो ही आंसर आ जाएगा उलझाना। सुलटाना सही करना, उलझाना फिर दोबारा से बिगाड़ देना। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना। आवर्त शब्द का सही अर्थ क्या है? आवर्त शब्द का सही अर्थ क्या है? चांदनी, भंवरा, ढक्कन, गोल। आवर्त। तो क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो आप अच्छे जानते हैं कि आवर्त का होता है भंवरा। बी ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141। चलिए हम लास्ट की ओर चल रहे हैं स्टूडेंट, अब आंसर ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ने, नयन, द्रंग, आँख। तो क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर आप सभी बताएं स्टूडेंट। मैं आपका इंतजार करूंगा कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो आप जानते हैं जिस पे चंदबिंदी लगी होती है वो तत्सम नहीं होता, तद्भव होता। आँख जो है हमारा तत्सम नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, इसकी पहचान आपको मैंने बताई थी अच्छे से, आप लोग याद करते रहें। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम जो का त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम जो का त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा तत्सम शब्द कहते हैं हम उन्हें। क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। इनमें से एक शब्द द्विगु समास का है, उसका चयन करें। इनमें से एक शब्द द्विगु समास है, उसका चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर 143। द्विगु समास की पहचान आपको मैंने बताई है 2-4 दिन पहले ही। पुरुष, सिंह, आजीवक और सप्ताह और भूदान। तो जिस समास के शुरू में नंबर आते हैं तो वही हमारा द्विगु समास होता है। तो स्टूडेंट किस में ना रहे हैं नंबर? तो आप लोग जानते हैं कि सर सप्ताह में हमारे क्या आ रहे हैं? नंबर आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। आड़े आने से तात्पर्य है। आड़े आने से तात्पर्य है। तो क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर क्या हो जाएगा? आड़े आने से क्या तात्पर्य है? तो आड़े आने से तात्पर्य है सहायता न करना,
मुसीबत में सहायता करना, परेशान करना या मुकाबला करना। तो आड़े आना। तो बताइए स्टूडेंट क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 144 का। तो मुसीबत में सहायता करना। ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा, मुसीबत में सहायता करना। नेक्स्ट आगे देखेंगे, नाक पर सोपाड़ी तोड़ना। नाक पर सोपाड़ी तोड़ना, क्वेश्चन नंबर 145। बहुत परेशान करना, घृणा प्रकट करना, इज्जत उतार देना, असंभव कार्य करना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर क्या हो जाएगा, नाक पर सोपाड़ी तोड़ना। तो स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा बहुत परेशान करना। क्या हो जाएगा, बहुत परेशान करना। ठीक है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट, नाक पर सोपाड़ी तोड़ना, बहुत परेशान करना। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है और ये क्वेश्चन कई बार फेसबुक पे व्हाट्सएप पे भी चल रहा था कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, उड़ रही पूछा है और स्टूडेंट पूरा वाक्य नहीं पूछा है कि कैसा वाक्य है, आपसे पूछा उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है। अगर चिड़िया आकाश में उड़ रही है आक्रामक वाक्य है स्टूडेंट। अगर आपसे ये नहीं पूछा है कि आपसे पूछा उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है, तो आप लोग अच्छे जानते हैं क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, जो इतना ऑप्शन है उसके हिसाब से आक्रामक की क्रिया होगा। क्या होगा, आक्रामक क्रिया। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर हो जाएगा आक्रामक क्रिया। उड़ रही क्रिया किस प्रकार की, आक्रामक, क्योंकि सारा बोझ क्रिया के ऊपर ही पड़ रहा है। नेक्स्ट, क्योंकि अगर इसमें और चीज़ें होती तो हमारा यहाँ पर कर्म की अगर संभावना होती तो हम साकर्मक क्रिया लगा देते उस टाइम, मगर इसमें आक्रामक की क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर हो जाएगा आक्रामक क्रिया। नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञा कौन सा है, दुख, श्याम, लड़का, सेना। और स्टूडेंट ऐसा प्रश्न है कि आप लोग अच्छे से बता सकते हैं। जातिवाचक, जो एक जाति का बोध कराए। चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा लड़का, सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लड़का। क्वेश्चन नंबर 148, कौन सा शब्द बहुवचन है, लड़का, माता, किताब, प्राण। तो हमेशा बहुवचन में रहने वाला ऑप्शन आपको पता चल गया होगा कि कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, प्राण, जो हमेशा बहुवचन होता है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49, किस रस को रसराज कहा जाता है, किस रस को रसराज कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा हास्य, श्रृंगार, शांत, वीर। तो किस रस को कहते हैं स्टूडेंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया स्टूडेंट, ऐसे करते रहिए कमेंट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, गजब, मौज आ गई स्टूडेंट। लास्ट में अगर आपने अपना हौसला दिखाया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे ही कमेंट करो अगर स्टूडेंट। तो हो जाएगा श्रृंगार रस। कौन सा हो जाएगा, श्रृंगार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया स्टूडेंट। वीर या आल्हा किस श्रेणी का छंद है, वीर या आल्हा, क्योंकि आपको बताया कि छंद हमारे 3 प्रकार के होते हैं, मात्रिक, वार्णिक और मुक्तक। तो आपसे पूछा है वीर या आल्हा किस श्रेणी में आते हैं, तो मुक्त में आते हैं, मात्रिक में आते हैं, या सोरठा है, या वार्णिक है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको बताना है वीर या आल्हा किस प्रकार का छंद है। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं कि सर मात्रिक छंद हो जाएगा। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, मात्रा के आधार पर रचा गया छंद मात्रिक छंद होता है। ठीक है, और स्टूडेंट आपको एक क्वेश्चन बताना है, अगर आपको पता है कि मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट, कमेंट करिए। आपके लिए आज का प्रश्न। और स्टूडेंट बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और आपको इस तरह से ही वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँ। आप लोग अपने अपने प्रश्नों के आंसर बताएं कि आपने जीएस में और हिंदी में कितने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए, कितने सही गए, कितने गलत हुए। क्योंकि अपनी पेन कॉपी पर लिख लिया करो स्टूडेंट कि कितने सही हैं, कितने गलत हैं। ये काम हमारा सबसे पहला है। और स्टूडेंट मैं आपको रोज़ के 50-60 यानी कि 80 प्रश्न आपको करा रहा हूँ। 38 प्रश्न आपको मैंने आज किसके कराए हैं, जीएस के कराए हैं, और आपको 36-37 प्रश्न आपको हिंदी के कराए हैं। मात्र 40 मिनट में आपको मैं 80 प्रश्न करा रहा हूँ स्टूडेंट, और ऐसे प्रश्न जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और स्टूडेंट मैं आपका इंतज़ार करता हूँ कि आप लोग कमेंट करें, क्योंकि हमारा हौसला बना होता है आपकी कमेंट से। और वीडियो को शेयर किया करो स्टूडेंट, और पूरी वीडियो को देखा करो। अगर कोई भी बीच में गायब होता है तो उसका वो जिम्मेदार स्वयं होगा, क्योंकि हमारा कर्तव्य यह है कि आपको पूरी सिलेबस और पूरी कंटेंट प्रोवाइड कराना। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और स्टूडेंट गुड नाइट, शब बखैर।